एंड वेलकम बैक टू द्रोण एकेडमी। आज हम सीबीएसई क्लास 10 के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जब हम बात करते हैं नेशनलिज्म की तो बेसिकली हम बात करते हैं देश प्रेम और देशभक्ति के आइडियाज से। जब ये आइडियाज फ्रांस और यूरोप के बाकी देशों में फैलने लगे तो वहां पे बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिले। आज हम इन्हीं सारे पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे, तो अपनी नोटबुक निकालिए और चलिए इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सुपर इंटरेस्टिंग बनाएं। तो हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है 1848 में, जहां पर एक फ्रेंच आर्टिस्ट जिनका नाम होता है फ्रेडरिक सोरियो, अपने डेमोक्रेटिक आइडियाज को कैनवास पे उतारते हैं, जिसके चलते वो 4 सीरीज ऑफ पेंटिंग लॉन्च करते हैं, जिनमें से सबसे पहली पेंटिंग के बारे में हमें आज जानना है। तो इस पेंटिंग का नाम है पैक्ट बिटवीन नेशंस। इस पेंटिंग में फ्रेडरिक सोरियो ये दर्शाते हैं कि जो यूरोप और अमेरिका के लोग हैं वो मार्च करते करते लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं, और जो लिबर्टी है उसको एक फीमेल फिगर के रूप में पर्सोनिफाई किया है, जैसा वहां के आर्टिस्ट अक्सर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान करते थे। जो लिबर्टी है उन्होंने अपने एक हाथ में पकड़ा है चार्टर राइट ऑफ मैन, और दूसरे हाथ में इन्होंने पकड़ा है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। और जो लिबर्टी है उनके ठीक आगे यहाँ पे अमेरिका और स्विट्जरलैंड को दिखाया गया है, जो कि उस समय तक नेशन स्टेट के रूप में उभर के आए थे और उन्होंने लिबर्टी को पूरी तरह से अपना लिया था। साथ ही उनके एकदम करीब यहाँ पे फ्रांस को अपने ट्राई कलर फ्लैग के साथ दिखाया गया है, जो कि ये दर्शाता है कि धीरे धीरे फ्रांस भी उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। और उसके पीछे जितनी भी बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अपने अपने देश का फ्लैग लेके उनको रिप्रेजेंट करते हुए लिबर्टी की तरफ आगे आ रहे हैं। ऊपर हमें दिखाया गया जो क्राइस्ट, एंजल और सेंट्स है वो इन लोगों को ब्लेस कर रहे हैं कि यूरोप के सारे देश मिलजुल के एक साथ रह सके और फ्रेटर्निटी को अपनाएं। यानी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की भावना उन सब में उभरे, ऐसे ये लोग इन्हें ब्लेस कर रहे हैं। और एकदम लास्ट नीचे जमीन पर हमें दिखाया गया है राजा रानियों के कुछ अवशेषों, जो कि ये पर्सोनिफाई किया है कि यहाँ से मोनार्की का अंत होता है और लोग मोनार्की से शिफ्ट होकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रास्ते में जा रहे हैं। सो इन ईयर 1848 फ्रेडरिक सोरियो प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग्स रिप्रेजेंटिंग हिज आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उनमें से सबसे पहली पेंटिंग थी द पैक्ट बिटवीन द नेशंस, जिसमें फ्रेडरिक सोरियो दर्शाते हैं कि द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग टुवर्ड्स लिबर्टी। जो लिबर्टी है उसको एक फीमेल फिगर के रूप में पर्सोनिफाई किया है, जिन्होंने अपने एक हाथ में पकड़ा है चार्टर राइट ऑफ मैन और दूसरे हाथ में इनके पास है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। नीचे ये दिखाया गया है कि लिबर्टी के एकदम आगे अमेरिका और स्विट्जरलैंड आ गए हैं, जो कि उस समय तक एक नेशन स्टेट बन गए थे और लिबर्टी के कांसेप्ट को पूरी तरह अपना चुके थे। साथ ही एकदम नजदीक यहाँ पर फ्रांस को अपने रिवॉल्यूशनरी ट्राइकलर फ्लैग के साथ दिखाया गया है, जो कि ये दर्शाता है कि धीरे धीरे फ्रांस भी उसी रास्ते पे, जिसको फॉलो करते करते यूरोपियन बाकी के यूरोपीय देश उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। ऊपर क्राइस्ट, सेंट्स और एंजल्स को दिखाया गया है, जो कि इन लोगों को ब्लेस कर रहे हैं कि वो सब मिलजुल के फ्रेटर्निटी के साथ रह सके। और नीचे एकदम लास्ट यहाँ पे दिखाया गया है रिमेन्स ऑफ मोनार्क, यानी राजाशाही का यहाँ से अंत हो जाता है और सारी की सारी पावर शिफ्ट होके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में चली जाती है। तो चलिए इन सबको हम वर्ड्स में नोट डाउन कर लेते हैं। So here we have the answer of this question, painting by Frederick Sorio. Number 1, people of Europe and America of all ages and social group marching towards liberty. यूरोप और अमेरिका के हर एक उम्र और हर एक कम्युनिटी समुदाय के लोग मार्च करते करते लिबर्टी की तरफ जा रहे थे। सेकंड, जो लिबर्टी है उसको पर्सोनिफाइड किया है एक फीमेल फिगर के रूप में। लिबर्टी इज पर्सोनिफाइड एज अ फीमेल फिगर, जैसा आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। Third, the statue bears the torch of enlightenment in one hand. स्टैच्यू ने अपने एक हाथ में क्या बियर किया है? The torch of enlightenment, और दूसरे हाथ में उन्होंने बियर किया है चार्टर राइट फॉर मैन्स। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, जो जर्मनी है उसको यहाँ दिखाया गया है रेड, ब्लैक और गोल्डन कलर का फ्लैग में,
जो कि काफी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि उस समय तक जर्मनी नाम का कोई देश एग्जिस्ट ही नहीं करता था और जर्मन 7 छोटे-छोटे हिस्सों में बटा हुआ था जिनको अलग-अलग प्रिंस रूल कर रहे थे, जिसके बारे में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में विस्तार से जानेंगे। फिफ्थ है हमारा फ्रॉम हेवन क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल्स। ऊपर स्वर्ग से क्राइस्ट, उनके सेंट्स और उनके एंजल्स लोगों को या नेशंस को, अलग-अलग देश को ब्लेस कर रहे हैं कि वो सब शांति से मिलजुल के फ्रेटर्निटी के साथ रह सकें। तो ये था नेशनलिज्म का आइडिया जो कि फ्रेडरिक सोरेल ने अपने पेंटिंग के जरिए एक्सप्रेस किया। अब हम जानेंगे कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की शुरुआत किस तरह से हुई और कैसे ये धीरे-धीरे पूरे यूरोप में फैलने लगे। तो अब हम जानेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रेंच की सोसाइटी पे क्या-क्या प्रभाव पड़े। सबसे पहले तो उनका जो फ्रेंच का फ्लैग था उसको रिप्लेस कर दिया गया ट्राई कलर फ्लैग के साथ, क्योंकि जो पुराना फ्लैग था वो राजा की सुपीरियर पावर को दर्शाता था। और जो नया फ्लैग है वो फ्रेंच के 3 पिलर्स जो है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इनको दर्शाते हैं। तो और फर्स्ट पॉइंट इज अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, a tricolor one was chosen to replace former royal standard. Clear? Second, वहाँ के लोग अपनी धरती को पितृभूमि यानी कि फादरलैंड के नाम से संबोधित करते थे और वहाँ के लोगों के लिए वो मॉन्सियर और जेंटलमैन को छोड़कर एक नया टर्म यूज करने लगे जिसको कहते हैं ले सिटिजन यानी सिटीजन, यानी हर कोई अपने आप को फ्रेंच का एक नागरिक मानता था, उसको एक आम सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता था। सो सेकंड पॉइंट इज द आइडिया ऑफ ला पैट्री यानी फादरलैंड एंड ले सिटिजन यानी सिटीजन। इन दोनों के आइडियाज ने लोगों के बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को इमर्ज किया। ऑल दिस लीड टू अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, यानी वो सब एक ही समाज का हिस्सा है, ऐसी भावना लोगों के बीच में फैली। थर्ड, द स्टेट जनरल। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले जो स्टेट जनरल होते थे उनको राजा अपॉइंट करता था, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद एक बॉडी बना दी गई रिप्रेजेंटेटिव को जिसको कहते हैं नेशनल असेंबली। तो जो इनका स्टेट जनरल था, तीनों ही स्टेट्स के स्टेट जनरल उसको नेशनल असेंबली के बैठने वाले मेंबर इलेक्ट करते थे। The state general was elected by the member of National Assembly. Clear? Last, a uniform system of weights and measures adopted. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले चीजों के कोई दाम फिक्स नहीं रहते थे, जिसके कारण लोगों को कई सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता था। इस प्रॉब्लम के चलते लोगों ने यूनिफॉर्म सिस्टम को अपनाया कि चीजों के दाम फिक्स किए जाएंगे और उसी हिसाब से लेन देन का काम होगा। एंड द लास्ट, रीजनल डायलेक्ट्स डिस्करेज, यानी जितनी भी रीजनल भाषाएं थी जो फ्रेंच के अलग-अलग वेरिएशंस थे उनको बोला जाता था, उसकी जगह फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया, जो कि उस समय तक सिर्फ पेरिस में शुद्ध बोली जाती थी। अब पेरिस ने नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया ताकि फ्रांस के हर लोग अपने आप को इक्वली मान सकें। तो यह है द इंपैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम शुरू करेंगे द नेपोलियन कोड ऑफ 1804। ये 1804 में नेपोलियन फ्रांस के रूलर बनते हैं और वो डेमोक्रेसी को तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिसके कारण फ्रांस की कंडीशन थोड़ी स्टेबल हो जाती है। सबसे पहले इट एबोलिश्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी जो लोगों को उनके जन्म से अधिकार मिलते थे उनको एबोलिश कर दिया। सेकंड, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू प्रॉपर्टी। नेपोलियनिक कोड के अंदर लोगों को उनके प्रॉपर्टी का अधिकार मिलता था और सबके लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ का रूल लागू कर दिया था। थर्ड, फ्यूडल सिस्टम वाज एबोलिश्ड, यानी गांव के अंदर जो जमींदार होते थे, फ्यूडल्स होते थे, वो गांव के लोगों से कर वसूलते थे, लेकिन नेपोलियनिक कोड के बाद इस प्रथा को बंद कर दिया गया, जिसके कारण फार्मर्स फ्री हो गए। क्लियर? First, it abolished all privileges based on birth. Second, it established equality before law and right to property. Third, the feudal system was abolished and farmers freed. फोर्थ में पढ़ेंगे कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो गिल्ड्स बनते थे, जो सोशल ग्रुप्स बनते थे जैसे जैकोबिन क्लब और बाकी के रीजनल ग्रुप्स, उसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, लेकिन नेपोलियनिक कोड के आने से इनके इस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव्ड फ्रॉम टाउन्स। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन थी उस समय की, उसको इंप्रूव कर दिया गया, जिसके कारण जो स्मॉल बिजनेसमैन थे, जो आर्टिजन्स थे, जो पीजेंट्स थे,
उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी हो रही थी। एंड द लास्ट, अ कॉमन फ्रेंच करेंसी इंट्रोड्यूस। जहां तक नेपोलियन का रूल था वहां पर एक कॉमन करेंसी चल रही थी, जिसके कारण कई व्यापारियों को गुड एक्सचेंज करने में काफी आसानी होती थी। तो यह है द नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। सो इस वीडियो के अंदर हमने द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वाला टॉपिक कवर किया। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।